इसके बाद जो पांचवा फैक्टर है जो रेट ऑफ रिएक्शन को ऑल्टर करता है उसे हम कहते हैं सरफेस एरिया। उसे हम क्या कहते हैं? सरफेस एरिया। आसान सी चीज़ है कि जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा, जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल सरफेस पे मौजूद होंगे वो उतना ज़्यादा कोलाइड करेंगे, और जितना ज़्यादा कोलिजन होगा उतना ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा, उतना ज़्यादा क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन होगा। इसको आसान सी चीज़ें मैं इस तरीके से समझा सकता हूँ कि ये एक रिएक्टेंट है जो कि इस तरह बॉक्स की सूरत में मौजूद है। इसकी अभी 6 सरफेसेज हैं। अभी इसकी कितनी सरफेसेज हैं? 6 सरफेसेज हैं। अब अगर इस बॉक्स को मैं इसके मिडिल से क्या करूँ? ब्रेक कर दूँ। इसके मिडिल से मैं इसे क्या करूँ? इसको ब्रेक कर दूँ तो ये 2 हिस्सों के अंदर तकसीम हो जाएगा। ठीक है, एक हिस्सा इसका यहाँ बन जाएगा इस तरीके से, ऐसे, और दूसरा हिस्सा इसका यहाँ बन जाएगा इस तरीके से। तो अब इसकी टोटल सरफेसेस जो है वो ज़्यादा हो गई है, यानी कि ये वाली सरफेस जो है यहाँ पर वो एक्स्ट्रा आ गई है। इसी तरह इधर इस साइड के ऊपर भी जो है, मैं यहाँ पे 3D फिगर को शो नहीं कर सकता, तो इस साइड के ऊपर भी जो है वो एक सरफेस जो है वो एक्स्ट्रा मौजूद हो गई है। तो अगर हम इस रिएक्टेंट को लें या इन रिएक्टेंट्स को लें तो दोनों में फ़र्क होगा। इस नीचे वाले का रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा क्योंकि उनके पास जो है सरफेस एरिया क्या है? ज़्यादा मौजूद है। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतने ज़्यादा कोलिजन्स के चांसेस बढ़ते चले जाएंगे। तो सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन, जो भी इक्वेशन है, जो भी रिएक्टेंट है, उसका रेट होगा। इसके बाद जो छठा हमारे पास फैक्टर आता है उसे हम कहते हैं रेडिएशंस। क्या कहेंगे उसको हम? रेडिएशंस। कि रेडिएशन किस तरीके से फैक्टर्स को अफेक्ट करती है। रेडिएशंस के अंदर हम एक और चीज़ पढ़ेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को भी। रेडिएशंस की अगर बात की जाए तो रेडिएशंस जो है वो अफेक्ट करती है रेट ऑफ रिएक्शंस को कुछ डिफरेंट तरीके से। कुछ रिएक्शंस होते हैं लाइक क्लोराइड के, जब वो हाइड्रोजन के साथ मिलते हैं तो मैं लिख देता हूँ कि H2 प्लस Cl2 कन्वर्ट होता है, ये हो जाएगा HCl के अंदर, और अगर हम इक्वेशंस को बैलेंस कर दें तो 2HCl आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, ये टाइप ऑफ रिएक्शंस जो हैं वो डिपेंड करते हैं लाइट के ऊपर, कि अगर लाइट मौजूद होगी तो ये रिएक्शंस होंगे, वरना ये रिएक्शंस परफॉर्म नहीं होंगे। कि H2Cl2 हमेशा लाइट की मौजूदगी में किस में कन्वर्ट होंगे? प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। ठीक है, और उसके लिए लाजमी तौर पे क्या मौजूद होनी चाहिए? रेडिएशंस, यानी कोई एनर्जी बाहर से एक्सटर्नल सोर्स से मौजूद होनी चाहिए। यानी कि ये रिएक्शंस डिपेंड नहीं करते रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर, ये रिएक्शंस डिपेंड नहीं करते रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन के ऊपर, ये डिपेंड करते हैं एक्सटर्नल सोर्स यानी लाइट या एनर्जी के ऊपर। ठीक है, दरअसल जो लाइट है, लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। वो लाइट इनफ एनर्जी प्रोवाइड करती है इन रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स को कि वो आपस में कोलाइड करें और वो क्या बना लें? प्रोडक्ट बना लें। लिहाजा वो इनकी कंसंट्रेशंस पे डिपेंड नहीं होगा रेट ऑफ रिएक्शन, इनकी कंसंट्रेशंस पे डिपेंड नहीं होगा, वो लाइट पे डिपेंड करेगा। लिहाजा इनका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है? इन टाइप ऑफ रिएक्शंस जिसमें लाइट या रेडिएशंस इन्वॉल्व होती हैं उनका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन उनका होता है 0। इन टाइप ऑफ रिएक्शंस का ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस क्या होता है? 0। अब ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है हम इसको एक इक्वेशन के तौर पर भी पढ़ते हैं। यहाँ मैं एक केमिकल इक्वेशन बनाता हूँ कि A प्लस B वो कन्वर्ट हो जाता है C के अंदर। ठीक है, dx रेट एक्सप्रेशन अगर मैं बनाऊँ अपॉन dt इक्वल्स टू K रिएक्टेंट A की कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट B की कंसंट्रेशन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम डिफाइन करते हैं मोल्स से, यानी कि अगर यहाँ पे XA है, NB है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? X आ जाएगा, यहाँ पे N आ जाएगा, और दोनों की कंसंट्रेशन यहाँ पे क्या है? 1। दोनों की कंसंट्रेशन क्या है यहाँ पर? 1। दरअसल जो एक्सपोनेंट्स यहाँ पर बन रहे हैं हमारे पास, जो मोल्स हैं, उनको अगर हम ऐड कर दें तो उसे हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पर तो इसके अंदर मैं कह सकता हूँ कि इस रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है?
2 है। इस रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, 2 है। या फिर अगर मैं इसको यहाँ पे ले लेता हूँ 2 मोल्स ऑफ ए, ठीक है, और 1 मोल्स ऑफ बी, वो कन्वर्ट होते हैं सी के अंदर। तो यहाँ जो 2 मोल्स हैं वो कहाँ आ जाएंगे, एक्स की जगह के ऊपर, यानी यहाँ पे आ जाएंगे 2 मोल्स, यहाँ पे आ जाएंगे 1 मोल्स। तो इस रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा फिर, 3 हो जाएगा। तो हम जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है उसको हम कह सकते हैं कि सम ऑफ द ऑल एक्सपोनेंट्स, ठीक है, सम ऑफ द ऑल एक्सपोनेंट्स ऑफ द कंसंट्रेशंस इन्वॉल्व इन द रिएक्टेंट्स, ठीक है। जो ए और बी के मोल्स होंगे हम सिंपल उनको ऐड अप कर देंगे, ठीक है, और जो जो हम ऐड अप करेंगे उसको हम बोलेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। याद रखें कि अभी हमने पढ़ा था ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, कि जिसके अंदर लाइट इन्वॉल्व थी और उसके अंदर कंसंट्रेशन डिपेंड नहीं करती है। तो पेपर के अंदर ही सवाल कई तरीके से पूछे जाते हैं। ज़ीरो ऑर्डर का भी पूछ सकते हैं, वो 1 ऑर्डर निकालने का भी बोल सकते हैं, सेकेंड ऑर्डर निकालने का भी कह सकते हैं, और थर्ड ऑर्डर निकालने का भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो है वो हमारा थ्योरी या कॉन्सेप्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। बुक के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको मार्क करवानी है। सबसे पहले आ जाए पेज नंबर 226 के ऊपर, जो इंट्रोडक्शन दिया हुआ है चैप्टर नंबर 8 का। इस इंट्रोडक्शन के नीचे 4 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, रेट्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट, द मैकेनिज्म थ्रू विच द रिएक्शन प्रोसीड्स, ऑप्टिमम कंडीशंस फॉर द मैक्सिमम यील्ड ऑफ अ प्रोडक्ट। ये चारों चीज़ें जो हैं वो उसी तरह 1 ओनली 2 ओनली करके पेपर के अंदर पूछी गई हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 पेपर के अंदर आई हुई है पेज नंबर 229, आसान सी एग्जाम्पल है। और एग्जाम्पल नंबर 3 भी आई हुई है, आसान सी एग्जाम्पल है, मैंने नहीं करवाई इसीलिए, बहुत इजी एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल नंबर 4 पेपर के अंदर आई हुई है, ये मैंने करवा दी है। एग्जाम्पल नंबर 5 टू पेज नंबर 233 के ऊपर भी मैंने करवा दी है। इसी के नीचे जो है वो डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है, पेज नंबर 233 पे हेडिंग है डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। इसमें फिजिकल मेथड्स दिए हुए हैं। ये फिजिकल मेथड्स 6 लिखे हुए हैं, 6 के 6 आपको याद करने हैं, पेपर के अंदर ये पूछे जाते हैं। जस्ट आपने इनको याद करना है, पेपर के अंदर ये पूछे जाते हैं। और एग्जाम्पल नंबर 6 पेज नंबर 236 पेपर के अंदर ये पूछी गई है, आसान सी एग्जाम्पल है। और पेज नंबर 240 के ऊपर जो चार्ट दिया हुआ है, रिएक्शन, कैटलिस्ट, नेचर ऑफ कैटलिस्ट, ये पूरा चार्ट आपने याद करना है। इंटर के अंदर भी आप ये याद करते थे, अभी भी आपको एमकेट के लिए भी ये चार्ट याद करना है। इंपॉर्टेंट चार्ट है, इसमें से कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे। जैसे पॉइंट नंबर 3 जो लिखा हुआ है कि डीकम्पोजिशन ऑफ लाफिंग गैस, तो लाफिंग गैस का आपको फार्मूला पता होना चाहिए कि N2O होता है। बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि NO2 होता है कि N2O होता है, तो ये आपको ये चीज़ याद रखनी है। कैटलिस्ट कौन सा यूज़ होता है, तो ट्रेसेस ऑफ क्लोराइड यूज़ होगा, और साथ में नेचर क्या होगी इसकी, पॉजिटिव। तो ये तमाम चीज़ें आपको पेपर के लिहाज से याद करनी है। यहाँ तक जो है वो चैप्टर नंबर 8 हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे, जिसमें इम्पॉर्टेंट इंट्रोडक्शन है और न्यूमेरिकल्स भी है। तो इसके बाद इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे।